हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हुआ जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, और कुछ ही दिनों बाद यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस एवं यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, और एमपीपीएससी का मेंस भी आने वाला है। तो उसके लिए तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्री एग्जाम उसका हो चुका है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस जो डाली जाएं आपके पास तुरंत की तुरंत पहुंच सकें। तो आज की जो सीरीज चल रही थी उसमें 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वीडियोस लेक्चर डाले जाते हैं, एवं शनिवार एवं रविवार में उन वीडियोस लेक्चर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको कवर करवाया जाता है। तो आज यह पहला वीडियो लेक्चर, अर्थात कि हमारी क्वेश्चन सीरीज है उसका पहला वीडियो लेक्चर है। तो आज हम एक 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। जितने भी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, संविधान सभा से संबंधित प्रश्न एवं महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत, इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आज हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? आपके सामने ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यदि बात की जाए, ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो भारत से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। कैसा संविधान है? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। ब्रिटेन से संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? अलिखित संविधान का। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, एवं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत और इंग्लैंड। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित नहीं है? अर्थात हमें यह देखना है कि 3 देशों के संविधान जो है अलिखित होंगे एवं एक देश का संविधान लिखित होगा। तो ऑप्शन है ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड एवं अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है अफगानिस्तान, क्योंकि ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड इनके संविधान कैसे हैं? अलिखित संविधान है। विश्व में ऐसे 5 ही देश हैं जिनके संविधान अलिखित हैं। तो कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब, और एक और है कनाडा। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और कनाडा के संविधान अलिखित संविधान है। इसके अलावा जितने भी संविधान हैं लिखित संविधान है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। यदि बात की जाए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश की है? तो यूएसए, अर्थात कि अमेरिका की जो शासन प्रणाली है कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। क्या है आंसर? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसके अलावा देखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव से क्या प्रश्न बन सकता है? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सती प्रथा के अंत में। एवं यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें आप अंतर देख रहे होंगे। इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। तो इनसे प्रश्न बनता है कि हड़प नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। एवं इन्हीं के समय भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। रेल सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी?
तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एवं इससे देखते हैं कि 1773 वाले से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइट, चैम्बर्स और लेमेस्टर। यदि आपने अभी तक उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देख लीजिए ताकि यह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके अलावा देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरा शासन लागू किया गया था, अर्थात कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना इसमें की गई थी, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखता था एवं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वह व्यापारिक मामलों को देखता था। इसके अलावा देखते हैं 1813 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज़ादी मिल गई थी। इसके अलावा देखते हैं 1833 में, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। इसमें हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इससे संबंधित 4 प्रश्न बनते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कौन थे? प्रथम थे। यदि बात की जाए कि अंतिम कौन थे, तो अंतिम तौर पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यदि बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 में क्रांति होती है, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कब होती है? तो 1857 ईस्वी में। तो इसके बाद जो एक्ट आता है उसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। किसके शासन को? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। एवं भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लागू हो जाता है। किसका? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण लागू हो जाता है, अर्थात कि ब्रिटिश सम्राज्ञी जो थी रानी विक्टोरिया, इनका कानून या शासन भारत पर लागू हो जाता है। तो कब हुई थी? 1858 ईस्वी। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 1858 ईस्वी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को कब संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने की शक्ति दी गई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट की भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिनका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एवं जब वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं तो संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाना भी उन्हीं का कार्य होगा, एवं उनके लिए बजट तैयार करना भी किसका काम होगा? गवर्नर जनरल का काम होगा। तो कब किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो 1853 के एक्ट के तहत। कब की गई थी? 1853 के एक्ट के तहत की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस एक्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है हमारे सामने, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसका जो आंसर है, ए ऑप्शन सही है, भारत शासन अधिनियम 1909। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं।
एवं इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसमें हम लोगों ने जो देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1909 को तो क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में इसे ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि महिलाओं को वोट देने का सर्वप्रथम अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया। एवं एकमात्र ऐसा अधिनियम जिसमें प्रस्तावना निहित थी, क्या निहित थी, प्रस्तावना निहित थी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, भारत शासन अधिनियम। एवं पूछा जाए कि राज्यों में या प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को किस योजना के तहत स्वतंत्रता मिली, तो माउंटबेटन योजना। कब, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। इसके अलावा देखते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बर्मा को अर्थात कि म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया था, तो इसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो आंसर जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। इसके तहत 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि सर्वप्रथम संघीय न्यायालय का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। एवं एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, हम लोगों ने कहां से इसको लिया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। किसका, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके बाद देखते हैं केंद्र में द्विविध शासन कब लागू किया गया, तो यह भी 1935 में ही किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना विद्यमान थी, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत इसमें प्रस्तावना निहित थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुसार, किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत तैयार की गई थी। कैबिनेट मिशन का यही उद्देश्य था कि भारतीय संविधान सभा के गठन का स्वरूप किस प्रकार से हो, इसका निर्धारण करना था। कैबिनेट मिशन ने भारत में 389 सीटों का निर्धारण किया जो कि संविधान सभा के लिए थी, जिसमें से 4 सीटें जो थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थीं, 292 सीटें जो थीं वो ब्रिटिश प्रांतों से थीं, एवं जो 93 सीटें थीं वह देशी रियासतों से थीं। यदि बात की जाए साइमन का आयोग, तो साइमन आयोग 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। एवं तो इससे जो क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था एवं अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियों से हमला किया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की दुखद मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी दी गई थी। कब आई थी माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को। कब आई थी, 3 जून 1947 को। एवं भारत को आजादी कब मिली, तो 15 अगस्त कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि 389 थी। एवं जब भारत का विभाजन हो गया था तब इनकी संख्या कितनी बची थी, तो इनकी संख्या 299 बची थी, जिसमें से 70 जो थे देशी रियासतों से थे एवं 229 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांतों से थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी, तो इसका आंसर है 73।
कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी। 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी एवं 15 सीटें अन्य सदस्यों ने जीती थी। 73 मुस्लिम लीग ने, 208 कांग्रेस ने एवं 15 सीटें अन्य सदस्यों ने जीती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की उद्घाटन बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की उद्घाटन बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे सामने 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। तो इसका जो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। एवं 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। यह चारों ही डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य आए थे उनकी संख्या 3 थी। कौन कौन से सदस्य थे? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसके अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर एवं सर पैथिक लॉरेंस। यह तीनों सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। तो इसका आंसर नहीं है, तो विलियम बोर्ड इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। एवं जवाहरलाल नेहरू के संबंध में प्रश्न बनता है कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था एवं यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के द्वारा किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो बेनेगल नरसिंह राव को। किसे? बेनेगल नरसिंह राव को 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कूट से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह बहुत ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं। सत्य नहीं है यह देखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो बिल्कुल आधारित थी वयस्क मताधिकार पर, अर्थात कि पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। सेकंड देखते हैं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बहुदलीय निकाय थी। तो यह बिल्कुल सही है। क्या? यह बहुदलीय निकाय थी। हम लोगों ने देखा कि इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी और अन्य बहुत सारी छोटी पार्टियां थीं वो भी शामिल थीं, क्योंकि देखा था कि 15 अन्य सदस्यों ने सीटें जीती थीं। एवं जो चौथा ऑप्शन है उसको देखते हैं, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये भी बिल्कुल सही आंसर है कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण संबंधी बहुत सारी समितियां बनाई गई थीं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है एवं तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो हम लोगों को देखना सत्य नहीं है, तो तीसरा और चौथा तो सत्य है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा सही नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। किसने किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है बार बार। तो इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। इसके अलावा देखते हैं बसंत कृष्ण बेद। बसंत कृष्ण बेद जी ने भारतीय संविधान का हिंदी में रूपांतरण किया था। किसमें? हिंदी में रूपांतरण किया था बसंत कृष्ण बेद जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने
अंग्रेजी की एक शैली होती है इटैलिक शैली, उसमें संविधान का रूपांतरण किया था। इसके अलावा देखते हैं नंदलाल घोष। तो नंदलाल घोष जी ने जो यह दोनों संविधान हैं इनमें अलंकरण अर्थात की सजावट का कार्य किया था। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखते हैं एकमात्र प्रसिद्ध भारतीय नेता जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन हमारे हैं वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, टी कृष्णामाचारी और महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि के एम मुंशी और टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके? प्रारूप समिति के सदस्य थे। एवं वल्लभ भाई पटेल भी संविधान सभा में शामिल थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, अर्थात कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। यदि बात की जाए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण देश पर लागू कर दिया गया था, अर्थात कि भारत को गणतंत्र देश बना दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि कोई आयोग इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानता है एवं कई आयोग इसका आंसर जो है जेबी कृपलानी जी को मानते हैं। तो मेरी तरफ से इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तो यह वही झंडा समिति है। क्या है? झंडा समिति है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि हम कोई भी छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ और भी छोटे एग्जाम्स हैं, तो इसमें आंसर आप क्या लगाएंगे? जेपी कृपलानी जी को। क्या लगाएंगे? जेबी कृपलानी जी को। इसके अलावा देखते हैं मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार संबंधी, यहाँ पे उप होना चाहिए था, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष। तो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीबी महाबलंकर, अर्थात कि गणेश वासुदेव महाबलंकर। आपने देखा होगा कि संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण के रूप में एक संविधान का निर्माण कर रही थी, एवं साथ ही साथ एक अंतरिम सरकार के तौर पर भी काम कर रही थी। तो जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं जब यह अंतरिम सरकार के रूप में कार्य कर रही होती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीबी महाबलंकर। कौन? जीबी महाबलंकर होते थे। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूल भारतीय संविधान के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें कूट दिए हुए हैं। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 1 भाग था। यह गलत हो जाता है, यह गलत हो जाता है क्योंकि इसमें 22 भाग थे। इसके अलावा देखते हैं संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसका क्या होगा? 1, 3, 4 सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 जनवरी 1950 के संबंध में क्या सही नहीं है, अर्थात कि हमें देखना है कि 3 चीजें जो है सही हो गई एवं एक चीज सही नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था, एक गलत है, क्योंकि इसमें एक चीज और हुई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्या चुना गया था? राष्ट्रपति चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय गीत से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896 ईस्वी में गाया गया था।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, कलकत्ता में 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसे गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 65 सेकंड का समय लगता है। एवं राष्ट्रीय गान से संबंधित देखते हैं कि राष्ट्रीय गान से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो इसकी रचना किसने की है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। कब? 1911 ईस्वी में गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघात्मक कहा है? यह बहुत ही मोस्ट है। अर्धसंघात्मक किसने कहा है? तो अर्धसंघात्मक कहा है केसी व्हीलर जी ने। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि बात की जाए डी डी बसु ने, तो डी डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक कहा है। क्या कहा है? संघात्मक। एकात्मक किसने कहा है? तो प्रोफेसर त्रिपाठी ने। प्रोफेसर त्रिपाठी ने भारतीय संविधान को एकात्मक कहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केसी व्हीलर। एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है? एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो देखते हैं हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया है। एकल नागरिकता ली है, संसदीय शासन प्रणाली ली है। क्या ली है? संसदीय शासन प्रणाली ली है एवं विधि का शासन लिया है। क्या लिया है? विधि का शासन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के निकटतम है? यह भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के निकटतम है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। तो इसका आंसर है कनाडा। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा के अति निकटतम है। और देखते हैं कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो संघात्मक व्यवस्था ली है, अर्थात कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द लिया है एवं इसके साथ साथ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, यह प्रावधान भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यदि बात की जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बने थे? तो अनुच्छेद 368 में बने थे। कहां पर? अनुच्छेद 368 में बने थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो इसका आंसर आयरलैंड है। यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र शब्द कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। क्या लिया गया है? गणतंत्र शब्द लिया गया है। एवं इससे और क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा कहां से लिया है? तो ये हम लोगों ने फ्रांस की ही क्रांति से ली है। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से ली है। गणतंत्र शब्द कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। एवं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा कहां से लिया है? तो फ्रांस की क्रांति से ली है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। इसमें मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है एवं अनुच्छेद 20, 21, कौन से अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यह प्रश्न बनता है कि वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। और इसके अलावा सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के समय। कहां से लिया है? तो जर्मनी के संविधान से। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवर्धित सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संवर्धित सूची हम लोगों ने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। एवं इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, कौन सी? प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है हम लोगों ने? प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। एवं प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है? तो प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से, अर्थात कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया है। एवं प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
ली है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने भाग एवं कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहला ऑप्शन है 12 भाग एवं 25 अनुसूचियां, ये गलत हो जाता है। 25 भाग एवं 8 अनुसूचियां, नहीं, भी गलत हो जाता है। 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां। बात की जाए वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 465 प्लस अनुच्छेद हैं। कितने? 465 प्लस अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। एवं बेनेगल नरसिंह राव से एक संबंधित एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है बेनेगल नरसिंह राव, अर्थात कि BN राव के द्वारा। एवं BN राव को ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BR अम्बेडकर का चुनाव कहां से हुआ था? अर्थात कि भीमराव अम्बेडकर का जो चुनाव हुआ था कहां से हुआ था? बंगाल से, चेन्नई से, पंजाब से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बंबई प्रेसिडेंसी दिया होता, बंबई प्रेसिडेंसी, तो वो सही हो जाता। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या जाएगा? बंगाल से, क्योंकि बंगाल से सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था, परंतु जब भारत का विभाजन हो गया, कब? 15 अगस्त 1947 को, तो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था उसे पूर्वी पाकिस्तान मान लिया गया, अर्थात कि अब BR अम्बेडकर का दोबारा से चुनाव करवाया जाना था। तो दोबारा से जब चुनाव हुआ तो कहाँ से जीते? बंबई प्रेसिडेंसी से दोबारा से इनका निर्वाचन हुआ। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।